यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये हमारे पास यूनिट 9 है और इस यूनिट 9 को हम पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर लास्ट में टॉपिक है एप्लीकेशन, वो आपके सिलेबस से हटा दिया है। मतलब इस यूनिट का हमने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है। मैं एक बार जो कंटेंट हमने किया है उसके बारे में मैं आपको फोकस कर देता हूँ। हमने पढ़ा सम बेसिक टर्म्स used in coordination compounds, used in coordination compounds। जो बेसिक टर्म्स हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में थी जो हमने यूज की, उनके बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद हमने सेकंड क्या पढ़ा है? सेकंड हमने पढ़ा आईपीएसी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ये भी लगभग सभी बच्चों को क्लियर होगा, आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड हमने पढ़ा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये टॉपिक हमने आज पढ़ा है। एंड फोर्थ वन, बॉन्डिंग के अंदर हमने वर्नर्स थ्योरी पढ़ी, ध्यान होगा आपको अच्छी तरह से, वर्नर्स थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा बीबीटी एंड लास्ट वन हमने पढ़ा सीबीटी, क्रिस्टल सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। और अभी हमने एक पढ़ा टॉपिक मेटल कार्बोनाइल्स, मेटल कार्बोनाइल, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपनी बुक के अंदर एक लास्ट में टॉपिक आता है एप्लीकेशन, उसको इस बार हटा दिया है। एक तो आपको हटा दिया है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये पार्ट हमारा हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम इस पार्ट के बारे में जरूर जानने की कोशिश करेंगे। और एक हमारे पास हटा है इसमें से आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसलिए यूनिट तुम्हारी छोटी होगी। ये दो पार्ट हमारे इसमें से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट हमारे पास इसमें से अनक्लियर है। क्लियर? लेट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। देखो, कोई भी यूनिट जो हमारे पास होती है बोर्ड एग्जाम के लिए, उस यूनिट की एक खास बात होती है कि उस यूनिट की हम तैयारी कैसे करें। तो अपने पास अब जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, आज का जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, उस एग्जाम पैटर्न को ध्यान रखते हुए जो हमारा आज का एग्जाम पैटर्न है, वो एग्जाम पैटर्न क्या कहता है? वो एग्जाम पैटर्न कहता है कि 50% MCQ आएंगे, MCQ, लेकिन सारे के सारे मल्टीपल 50% है सर, लेकिन सारे मल्टीपल चॉइस नहीं होंगे, उसमें अलग अलग टाइप्स होंगे, आइसोलेशन होगा, रीजनिंग होगा, काफी अलग फैक्टर्स होंगे जिसके अंदर। तो उनको लेकर अभी हम नेक्स्ट मंथ से या स्कूल जैसे ओपन होंगे तो उसमें हम पेपर को लेकर पूरी फिर से करेंगे मंथन। लेकिन एग्जाम पैटर्न आपका 50% मल्टीपल चॉइस को फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स को करता है। तो एक बच्चा तैयारी कैसे करे? बच्चा तैयारी करेगा इस तरह से। सबसे पहले बच्चे को आना चाहिए एग्जाम्पल, किसी भी यूनिट में जितने एग्जाम्पल हैं, खास तौर पे एनसीईआरटी में। फिर उसके बाद उसको इंटेक्स्ट क्लियर होने चाहिए, एक एक इंटेक्स्ट क्लियर हो। और फिर उसके बाद उसको एनसीईआरटी क्लियर हो। और सबसे एंड में उसकी क्लियर होनी चाहिए मास्टर एनसीईआरटी। मास्टर एनसीईआरटी मतलब जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसके पास हैं, वो चाहे कोई भी बुक फॉलो कर रहा है। ये चार पैटर्न हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हम एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट साथ साथ करते आए थे, आज हम एनसीईआरटी को फोकस करेंगे। और आपकी डिमांड होगी मास्टर एनसीईआरटी की, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे मास्टर एनसीईआरटी। उसके साथ ही हमारे पास यूनिट नंबर 9 बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। तो अब हम एनसीईआरटी के ऊपर आते हैं आज, और इसको फोकस करते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, किस तरह का रहेगा। ठीक है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या पॉइंट मेरे क्लियर हैं? तो बेटा टेक्निकली हैंड रेज करें।
ओके, लेट्स वी स्टार्ट। अभी हम शुरू करते हैं और आज हम आते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमें दे रखी है उसको लेकर आते हैं हम और उसको शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को लेकर हम बढ़ेंगे। एक बच्चे ने पूछा है मेरे से, मनोज कुमार ने, कि मेटल कार्बोनाइल नहीं किया है सर, नंबर 1 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, मेटल कार्बोनाइल बेटा मैंने कल करवाया था। अगर आप कल क्लास में रहे होंगे तो। अच्छा, आपने सीएफटी और मेटल कार्बोनाइल नहीं किया है तो देखो, सीएफटी और मेटल कार्बोनाइल्स की जो वीडियो है वो मैंने एसडीएसएस ऐप में अपलोड कर दी है, वहां जाके देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट। आज हम आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे। स्क्रीन बेटा आप सभी को दिखाई दे रही है तो टेक्निकली हैंड रेज करें, जिसमें चैप्टर 9 और एनसीईआरटी के क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे आप। ओके, हम एनसीईआरटी नीचे से लेके चलेंगे बिल्कुल। अच्छा, चैट बॉक्स में लिख के डालें कि क्या मैं आपको एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है इसका सॉल्यूशन आज प्रोवाइड करवा दूं आपको। इस बात के लिए अगर आपकी डिमांड है तो चैट बॉक्स में लिख के डाल दें कि हाँ हमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए। तो चैट बॉक्स में लिख के डाल देना बेटा इसको। हम उल्टे लगेंगे, बिल्कुल नीचे से लगेंगे आज हम। ठीक है। हाँ, डिलीट कंटेंट क्या है, वो कंपटीशन में आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ। डिलीट कंटेंट कंपटीशन में आएगा बेटा, इसके बारे में श्योर है कि डिलीट कंटेंट का मतलब ये है कि कंपटीशन में नहीं आएगा, तो कंपटीशन में आएगा। एक बार हम जो एनसीईआरटी बेस उसको करेंगे और उसके बाद फिर हम जो डिलीट कंटेंट उसको बीच में लेंगे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे हम। लेकिन पहले फिलहाल जो सीबीएसई रिकमेंडेड उस पार्ट को उठाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हम बिल्कुल नीचे से चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम आज शुरुआत, जहां से हमने 32 क्वेश्चन है हमारे पास सबसे एंड में। 32वां क्वेश्चन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसी से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। मतलब जो फॉलोइंग इनके लिए कौन सा करेक्ट पार्ट होगा। तो इस पार्ट को हम समझने के लिए एक बार चलते हैं। आपको शायद व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होगा बेटा, और मैं 1 मिनट। आपके मैं क्वेश्चंस को एक साइड में ले आता हूँ। एक मिनट का टाइम लगेगा। मैं आपकी जो बुक है उसको एक बार मैं साइड में लेके आऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, ताकि हमें बार बार पीछे की तरफ नहीं जाना पड़े। 1 मिनट में उसको वापस कर रहा हूँ। एक मिनट रुका, आ गई थी फिर वापस कैसे चली गई। एक जब हम लास्ट में पढ़ के आए थे सीएफटी, और उस सीएफटी के अंदर मैंने एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ाया था आपको कि डेल ई इज इक्वल टू एच म्यू, और क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा,
सी बाई लैम्डा, इस वैल्यू को हमने रखा तो वी आर गेटिंग एच सी बाई लैम्डा, बोथ वैल्यू आर कांस्टेंट। तो एनर्जी जो है डेल ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एनर्जी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होती है। मतलब अगर वेवलेंथ किसी की ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम मिलेगी, या किसी की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम मिलेगी। हमसे क्या कर रखा है, व्हाट विल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मतलब हमें वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ रखा है, करेक्ट क्या होगा इन द विजुअल रीजन ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब हमें इनकी एनर्जी पता होना चाहिए। तो मुझे बताएं, मैं अभी माइक्रोफोन ऑन करवाऊंगा आप सभी से और उसके अंदर मुझे बताएंगे कि बेटा इनमें से इनकी एनर्जी को हम कहाँ से पता लगा सकते हैं। कौन बच्चा बताएगा मुझे? यस, माइक्रोफोन ऑन करके बताएं इस बात को। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम एनसीईआरटी के अंदर आते हैं, वहां इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ पता लगेगा, ये देखो एनसीईआरटी की बुक देखते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा उस पार्ट में। मैं एनसीईआरटी बुक ओपन करता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ। एनसीईआरटी बुक आप सभी को दिखाई दे रही होगी, और इसके अंदर जब हम सीएफटी में जाते हैं लास्ट एंड में, एंडिंग पॉइंट की तरफ जाते हैं सीएफटी में, और वहां देखते हैं तो हमें एक सीरीज नजर आई थी जिसके मैंने नोट्स भी बनाए थे आपको। ये सीएफटी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, और यहाँ देखो आपको सीरीज नजर आ रही, दैट इज नोन एज द सीएफटी। ये हमारे पास है सीएफटी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और सच ए सीरीज इज टर्म एज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके अंदर एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको हमने लगाया हुआ है। तो हमारे पास जो तीन लिगेंड्स दे रखे हैं, वो तीन लिगेंड्स कौन से हैं, अगर हम उनको ध्यान से देखें, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दे रखे हैं हमें तीन, तो वो कौन से पार्ट दे रखे हैं तीन हमें? तीन पार्ट है हमारे पास। एक मिनट बेटा, ये तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो गया, और इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ बेटा, ये पंकज बाद में लिखना बेटा, जो भी सजेशन लिखने हो ना, पहले क्लास जो है उसको चलने देते हैं हम आगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं हम, जो हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उन क्वेश्चंस को देखते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हैं। एक मिनट, मैं बेटा आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज को ही, जो स्क्रीन पे अब आपको नजर आ रहे होंगे क्वेश्चन, अब आपको नजर आ रहे होंगे। देखो कोई दिक्कत है, नजर आ रहे हैं तो ठीक है बेटा, टेक्निकली हैंड रेज कर दें। ओके, लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, ये थोड़ा स्पीडली लेंगे इनको। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लास्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर और द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द विजुअल रीजन, NO2 NH3 S2। अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं, देखो इसका आंसर्स भी दे रखा है हमारे पास कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखोगे तो इनका CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू है, उसके अंदर सबसे कम वाटर, फिर NH3, और सबसे ज्यादा किसका होता है, NO2। तो जो एनर्जी है डेल ई इज इक्वल टू, वो वेवलेंथ की उल्टी है। अगर एनर्जी का ऑर्डर ये है तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या आना चाहिए, इससे उल्टा आना चाहिए। दस द अमाउंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल फॉलो द ऑर्डर, ये एनर्जी का ऑर्डर बताया इसमें,
ये तो ऑर्डर हो गया एनर्जी का। और अगर हम इसके अंदर वेवलेंथ का ऑर्डर देखें तो वेवलेंथ का ऑर्डर देखो यहाँ दिखा रखा है, हेंस द वेवलेंथ इन द विजुअल रीजन, वेवलेंथ उससे क्या हो जाएगा उल्टा, तो वाटर की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर इसकी कम और इसकी कम। ये क्वेश्चंस अगर आपको क्लियर है तो टेक्निकली हैंड रेज करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं 31 पे। 31 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31। मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है बेटा अभी? अगर वॉइस क्लियर है तो टेक्निकली हैंड रेज कर दें। ओके, कुछ बच्चे डाल रहे थे वॉइस क्लियर नहीं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 के बाद 31 क्वेश्चन पे आते हैं हम। ट्वेंटी 31 32 के बाद 31 क्वेश्चन हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट 31, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि अमोंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज। इनमें से हमें स्टेबल कॉम्प्लेक्स की बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो पहला वाटर का दे रखा है, दूसरा हमें आयरन के साथ दे रखा है, फिर इसके साथ दे रखा है, इसके साथ दे रखा है। तो आप लोग बेटा सभी नोट करें या नोट पता होगा कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। और अगर इस ऊपर वाला एग्जांपल देखें तो वो भी हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है। मतलब चाहे वाटर ले लें, क्लोरीन रखें, या फिर हमारे पास तीसरा लिगेंड है वो NH3 है। हम NH3 लेते हैं। all have the tendency to donate one pair of electron with the central metal, but in case of C2O4, मतलब जो हमारे पास C2O4 है ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके जो दो डोनर एटम हैं वो दोनों के दोनों एक ही मेटल से अटैच हो सकते हैं इस तरह से, क्योंकि मेटल यहाँ एक है। इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, एंड इफेक्ट इज नोन एज द चिलेटिंग इफेक्ट। जिस कंपाउंड में चिलेटिंग इफेक्ट मिलता है वो कंपाउंड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा सी। एक और तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर भी यही पॉइंट दे रखा है आपको। नीचे चल के अगर आप देखेंगे तो उसमें यही पॉइंट एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 31 के बाद 30 क्वेश्चन पर आते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड इज। ये हमारे पास मेटल कार्बोनाइल का केस है और इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है हमसे कंपाउंड की। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, के CO की इसको हम X कंसिडर कर लें तो ये हमारे पास होगा +1। और कार्बोनाइल पे कितना चार्ज होता है, 0 इजिकल टू 0। तो 1 + x + 4 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +3 इजिकल टू 0, और x इजिकल टू, सॉरी इसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, ये 0 आएगा। और ये +1 है उस तरफ ले जाओगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, -1। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड के कैरीज +1 चार्ज, देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स रिटर्न एज, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज -1। इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारे पास है 29 क्वेश्चंस। अमंग द फॉलोइंग आयन विच वन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किसी भी कंपाउंड की जब हम मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं
तो उसके लिए उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का पता होना बहुत जरूरी होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला केस है वो ये है, फर्स्ट केस। अगर इस फर्स्ट केस की बात करें हम, तो इसके अंदर हमारे दे रखा है CrS2 के 6 3 पॉजिटिव, ये दे रखा है, और इसके आगे तुरंत लिख दिया अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। तो मुझे कौन बच्चा बताएगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 कैसे आएगी? बता सकता है कोई बच्चा? माइक्रोफोन ऑन करके बताएंगे। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो टेक्निकली हैंड रेज करें। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हैंड रेज करें। ओके, चलो। ये 3 कैसा है ये चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर बोलना नहीं चाहते तो चलो बोलना नहीं है, क्योंकि मैंने माइक भी वन वे लगा रखा है। यू कैन राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। ठीक है, आई विल सी। लेट्स, ये 3 कैसे आया? क्योंकि 3 अगर हमें पता होगा तो हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है सभी का। हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को न्यू से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं n+2। नाउ व्हाट आर द n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, number of unpaired electrons. Now question is that how we can find out the number of unpaired electrons? In this case, क्रोमियम के केस में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो क्रोमियम है हमारे पास, यहाँ ध्यान करो, एक थ्योरी पढ़ी थी दैट इज नोन एज द वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके अंदर हमने निकालने सीखे थे क्रोमियम का नंबर कितना होता है, 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d5, ये होगा। तो मतलब इसकी ऑर्बिटल अगर रिप्रेजेंटेशन करोगे तो जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 होगा। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हुई इसकी, ये 3d, ये हमारे पास है 4s। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करोगे यहाँ से तो 3 कौन से जाएंगे? 1 2 और 3। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 1 2 3, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो मुझे बताओ, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे गए? 3 लॉस हो गए, उसके बाद 3 की बॉन्डिंग हुई, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास? 3। क्या एक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो तो टेक्निकली हैंड रेज करें। ओके बेटा, ये हैंड रेज करने का मतलब ये होता है कि आप मेरी क्लास में कंसंट्रेट हो, मतलब 8 9 4 5 के हैंड रेज होते हैं, तो इसका मतलब जो बाकी हैं वो सोए हुए हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चा जब भी ये बात कही जाए कि हाँ ये समझ में आ गई, तो इसका मतलब कंसेप्ट पे बिल्कुल कंसंट्रेटेड है और उसका क्लियर है। तो सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, इससे क्लास की एक्टिवनेस बनी रहती है, फिर मेरे को भी एनर्जी मिलती है आपको पढ़ाने के लिए। लेट्स वी स्टार्ट। आगे चलते हैं हम। ओके, अक्षय ने कहा है कि सर एक बार फिर से बताना है, तो मैं इसको दोबारा करता हूँ, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद 2 केस उससे मिलते जुलते रहेंगे। तो हम एक बार फिर से इस केस को देखते हैं वापस, हमने किस तरह से किया इसको। मैं इसको क्लियर करके फिर वापस आता हूँ। प्रॉब्लम पूछ ले सकते, क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, क्लास क्लास बेटा क्लास क्लास ले रहे हैं, क्लास ले तो आप बाद में बात करेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम होगी? आंटी बोलो। ओके, आवाज कट कट के आ रही है, तभी आवाज साफ आ रही है बेटा? चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है इसमें। ये कैसे आए 3 इलेक्ट्रॉन्स, इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। यस, मैं वापस इस केस को क्लियर कर रहा हूँ। क्रोमियम S2 के 6 और 3 पॉजिटिव, ये हमारे पास केस दे रखा है। तो क्रोमियम का नंबर सभी को पता है 24 होता है।
और क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आर्गन 4s1 3d5 ये होता है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो जो डी ऑर्बिटल्स होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हैं, 5 हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्लियर हो गए। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा ऑर्बिटल आता है, 4s ऑर्बिटल आता है। ये 4s, ये 3d, s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। हमें पता होता है कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। तो x इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 0 इज इक्वल टू +3 आएगी, x इज इक्वल टू +3। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं, 1, 2 और 3। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन जैसे लॉस होते हैं तो हमारे पास अल्टीमेट वी आर गेटिंग सच पोजिशंस। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हुए, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हाँ बेटा, अक्षय अगर समझ में आ गया हो तो हैंड रेज करें, सिर्फ आप ही हैंड रेज करना आपको, अक्षय को मैं इतने खड़ा के हाथ भी क्लियर है। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने। आप कर सकते हो मेरे ख्याल से, जिनके अंदर किस तरह से करना है। आयरन का नंबर 26 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d6। ठीक है, 3d6। तो बी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास इस तरह से, 6 इलेक्ट्रॉन्स को 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसके फाइंड आउट करो, एक्स 0 इज इक्वल टू कितनी होगी, +2। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो मतलब 2 लॉस होंगे। 2 कहाँ से जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। ये दोनों चले जाने के बाद ये ऑर्बिटल खाली हो गया। अब देखो वाटर कैसा लिगेंड है, वीक। तो वीक लिगेंड क्या करता है, इनकी पेयरिंग नहीं करेगा। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास। ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो प्लीज रेज योर हैंड, टेक्निकली हैंड रेज कर दें। ओके, लेट्स वी टेक द अनदर एग्जांपल। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक का। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। हमने लिया आर्गन 4s2 3d10। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, x इज इक्वल टू, इसके ऊपर कितना आएगा, +2 है तो +2 स्टेट आ जाएगी। तो हमारे पास डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे वो ऐसे भरे होंगे, और एस के अंदर भी 2 पेड इस तरह से भरे होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए कहेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, लेकिन ये 500 कैसे होंगे, पेड होंगे, भरे हुए होंगे, पैक होंगे। तो मतलब यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इस तरह से हम तीनों में एन की वैल्यू फाइंड आउट करके और ये फॉर्मूला लगा के, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसकी यूनिट होती है बीएम। बीएम इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 के बाद हमने 28 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। ये हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स से कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, बड़ा क्वेश्चन ये है। देखो बेटा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अगर ये कॉम्प्लेक्स लिखने में इन्होंने गलती कर रखी है, कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तब भी कोई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है। बेटा आवाज अब क्लियर है, अंजलि, अंजलि। यस सर। हाँ बेटा, टेक्निकल हैंड रेज करना है, बोलना नहीं है आपको। अगर आप समझ में आ रही है आवाज तो बताएं मेरे को, आवाज साफ आ रही है, हैंड रेज कर देंगे सिर्फ वहां से। ओके, हाँ ठीक है। ओके, अंजलि कह रही आवाज क्लियर नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज सुनाई दे रही है बेटा तो हैंड रेज करें। हम्म, ओके बेटा, अब देखो मैंने इसको ना सेट कर दिया वापस। हमारे पास ये दे रखा, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस इन द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दे रखा CO NH3 की 6 और कॉम्प्लेक्स देके दे रखा हमें Cl2। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की खास बात होती है, वो क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स
हाँ बेटा, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज टेक्निकली हैंड रेज करें। ओके। ओके। अभी हमें इस कॉम्प्लेक्स को देखना है, ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हमारे पास, और इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर खास बात क्या होती है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हमेशा डिसोशिएट होता है, इस तरह से आयंस में टूट जाता है। और टूटता किस तरह से, जो ब्रैकेट के अंदर बंद रहता है वो तो अंदर रहेगा, और जो आयंस होते हैं बाहर की तरफ वो इस तरह से आ जाएंगे आयन। तो इसके अंदर अगर हम टोटल आयंस की बात करें, हम इस तरह से देखें तो ये दो क्लोराइड आयन टूट गए, एक आयन जो है इसके अंदर इस तरह से हो गया। तो देखा जाए टोटल आयन कितने बने हमारे पास, देयर आर 3 आयंस, तीन तरह के आयंस जो है इसके अंदर फॉर्म होंगे, एक पॉजिटिव आयंस और दो नेगेटिव आयंस। इस तरह से हमारे पास 3 आयंस की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 28 क्वेश्चन हुआ। लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एप्लीकेशन से बेस्ड था क्वेश्चन, जो कि सिलेबस में हटा दिए। जो अगला क्वेश्चन था हमारे पास 27वां क्वेश्चन है। इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या एप्लीकेशन है, मेडिसिनल में क्या है, एनालिटिकल में क्या है, एक्सट्रैक्शन में क्या है। तो ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था जो आपको सिलेबस से हटाया हुआ है। ठीक है, अभी हम फिलहाल वही काम करेंगे जो सीबीएसई रिकमेंडेड कर रही है। आगे हम पढ़ेंगे सारा, छोड़ेंगे नहीं इसमें से कुछ भी। 20 क्वेश्चन है चिलेट इफेक्ट, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाइडेंट एक डोनर एटम कितने भी हों किसी भी लिगेंड के पास, अगर इफ ऑल द डोनर एटम्स आर अटैच्ड विद द सिंगल मेटल, देन इट इज नोन एज द चिलेटिंग इफेक्ट, उसको हम चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। वॉइस क्लियर नहीं है, बच्चे लिख रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, तो बेटा क्या अब आवाज साफ नहीं आ रही, अब भी कोई दिक्कत है क्या? हैंड रेज नो कर दें सर, आवाज। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स। बेटा जिन बच्चों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, ज्यादातर बच्चे सुन पा रहे हैं, इसका मतलब उनका खुद का नेटवर्क इशू है। यहाँ से सेंट्रल नेटवर्क इशू मेरे पास से नहीं है। अगर आप आवाज नहीं सुन पा रहे हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे देखो हैंड रेज कर रहे हैं, तो आपके नेटवर्क का इशू है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। फिर भी अपने पॉइंट जब भी दिक्कत आई डालते रहें इसके अंदर। आ, एक टॉपिक है हमारे पास ये 9.25, ये क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा आपको, ये टॉपिक रहेगा बीच में भी। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इंपॉर्टेंट है ये उसी के साथ था, मेटल कार्बोनाइल के साथ, ये हम कर लेंगे अपने पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। मैंने वो सारे वो क्वेश्चंस अभी लास्ट एंडिंग में जो आप लोगों ने किए ना, उन क्वेश्चंस को मैं सोल्व करवा रहा हूँ, और थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं हम, ताकि हमें समझ में हमें कोई दिक्कत ना रहे। और ये एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है, ये मैं आपके आज टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आज इसको हम सोल्व कर लेंगे। 24 के ऊपर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। राइट डाउन द आईपीएसी नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड इंडिकेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। आल्सो गिव द स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर लगभग सारी केमिस्ट्री जो है उसको हमसे क्लियर कर लिया गया है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन के अंदर आराम से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। लेट्स वी टेक द फर्स्ट एग्जांपल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर हमारे पास है पोटाशियम, और इसके बाद है क्रोमियम, H2 की ट्वाइस, और C2O4 की ट्वाइस, और आगे दे रखा हमें 3H2O। ये है, इस केस के अंदर हमें सारे एस्पेक्ट्स जो है वो क्लियर करने हैं। और किसके अकॉर्डिंग क्लियर करने, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, CFT के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास राइट डाउन द आईपीएसी नेम, सबसे पहले इसका आईपीएसी नेम देखो। पोटाशियम बाहर की तरफ है तो सबसे आगे लिखा पोटाशियम, दो वाटर मॉलिक्यूल है तो फिर लिखा डाई एक्वा, दो ऑक्सीलेट आयन है तो फिर लिखा डाई ऑक्सीलेटो, और ये पॉजिटिव है, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव, तो ये हो गया क्रोमेट। फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तीन मिलेगा तीन, और तीन वाटर मॉलिक्यूल है तो लिखा है ट्राई हाइड्रेट। ठीक है, अगर क्लोराइड होता, क्लोरीन, डाई क्लोरिड और ट्राई क्लोरिड हम सब इसके अंदर नहीं देते हैं, जैसे इसको हम क्लोराइड लिखते हैं, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल के साथ आगे तीन लगे हुए हैं तो इसको हम लिखते हैं ट्राई हाइड्रेट। ये बात ध्यान रखने वाली है। आगे बढ़े हम इसके अंदर, देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता है तीन आई गई, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है कि आई किस तरह से,
तो भी इस कंसेप्ट को हम समझने के लिए हम किसको फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करेंगे CFT को। CFT ने क्या कहा था कि हमारे पास d ऑर्बिटल्स में there are 5 degenerating d orbitals, degenerating d orbital, and these 5 degenerating d orbitals are split into 2 energy levels, 2 energy levels में split हो जाते हैं इस तरह से। that is known as the T2G and second part is known as the EG। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर पोटासियम डाई एक्वा क्रोमेट है, मतलब क्रोमियम है, क्रोमियम का नंबर 24 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, आर्गन 4s1 3d5। ठीक है, ये है। It means d orbital have the 5 electrons in outermost orbitals. There are the 5 electrons in outermost orbitals, and now there are 2 ligands. One is known as the S2O and second is known as the C2O4. This is weak ligand and that one is known as the strong ligand। और हमने एक बात पढ़ी थी, लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी जो CFSC है डेल नोट वो ज्यादा होगी, और लिगेंड वीक होगा तो, क्योंकि जब वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों मौजूद हों तो स्ट्रॉन्ग की पावर ज्यादा काम करती है न कि वीक की, तो इसकी CFSC क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। और जो पांचों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ रहने की कोशिश करेंगे, नीचे रहने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास आते हैं इनको, तो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से नीचे की तरफ रह जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास बननी चाहिए वो मेरे हिसाब से ओके 5 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के अंदर है, सॉरी एक पॉइंट अभी हम छोड़ गए, 5 इलेक्ट्रॉन d5 में तो है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो एक यहाँ से जाएगा इसमें से और 2 यहाँ से जाएंगे, तो नेट रिजल्ट हमारे पास कितना बचेगा, d3 का बचेगा। और d3 का बचेगा तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आएंगे। हम 500 थोड़ी ना कंसिडर करेंगे क्योंकि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो हमारे पास बनेगा T2G की 3 और EG की कितनी हो जाएगी, 0। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, तो देखो T2G की 3 होगी और यहाँ EG की कितनी होगी, 0। अब नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने टोटल, बाइडेंटेड लिगेंड है 2 दूनी 4 और 2 इसके हो गए तो इसके 6। और अगर 6 कोई जुड़ा होता है तो उसकी केमिस्ट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के शेप आपको पता है, जैसा मैंने केस फर्स्ट बताया उसी तरह से अलग जो केस है उनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं।